प्रतिरोध का स्वर सितंबर 2024। शीर्षक सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी का बयान। बांग्लादेश निरंकुश सरकार का अंत और आगामी संघर्ष। मुख्य पाठ। बांग्लादेश में एक राजनीतिक तूफान आया। छात्रों की सुनामी शेख हसीना के 15 साल के निर्बाध शासन को बहा ले गई। 5 अगस्त को उन्हें बांग्लादेश से भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सेना ने लोगों के बढ़ते जनसमूह पर दमन करने से इनकार कर दिया। पुलिस बल भागकर पुलिस स्टेशनों में वापस चले गए और कुछ स्थानों पर पुलिस स्टेशनों पर धावा बोल दिया गया। ऐसी विस्फोटक घटनाओं के पीछे कई अंतर्निहित कारक होते हैं। पाकिस्तान सेना के खिलाफ 1971 के युद्ध के सेनानियों के वंशजों के नाम पर आवामी लीग समर्थकों के लिए 30% आरक्षण की बहाली का विरोध कर रहे छात्रों का शेख हसीना द्वारा क्रूर दमन उनके बढ़ते अलोकतांत्रिक शासन के लिए तत्काल महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। साहस और बलिदान की गाथा वाले इन विरोध प्रदर्शनों में कथित तौर पर 440 से अधिक छात्र मारे गए हैं। ढाका, चट्टग्राम, रंगपुर और कई अन्य केंद्र इस संघर्ष के क्षेत्र बन गए। हालांकि शेख हसीना सरकार को 2018 में इस आरक्षण को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय के माध्यम से इसे बहाल कर दिया गया और छात्रों के विरोध को दबाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बांग्लादेश में आवामी लीग शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। छात्रों का विरोध व्यापक लामबंदी को प्रेरित कर रहा था। शेख हसीना शायद या तो इस बात को नहीं जानती थीं और या उन्होंने ध्यान में नहीं रखा जो शासक विद्यार्थियों का दमन करते हैं उनका अंत बुरा होता है। शेख हसीना ने पिछले 1.5 दशक में अपने शासन के खिलाफ कई आंदोलनों का दमन किया था। उसने अपना शासन कायम रखने के लिए पुलिस और सेना पर भरोसा किया, लेकिन इस बार सेना उनकी मदद के लिए नहीं आई और उन्हें सत्ता और देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनके शासन में न केवल जनता बल्कि शासक वर्ग के विपक्षी दलों का भी दमन किया गया और कई नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया या देश से भागने के लिए मजबूर किया गया। शेख हसीना ने चुनाव कराने के लिए अंतरिम सरकार बनाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया और चुनावों को एक हास्यास्पद बना दिया। 2018 के चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और जनवरी 2024 में हुए चुनावों का सभी विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। शेख हसीना द्वारा एक पार्टी का शासन लाने से चुनावों सहित लोकतांत्रिक स्थान लगभग समाप्त हो गया। अक्टूबर से नवंबर 2023 में वेतन वृद्धि और सुरक्षा उपायों के लिए और बढ़ते काम के बोझ के खिलाफ 40 लाख कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल, जिनमें से 85% महिलाएं थीं, को बेरहमी से दबा दिया गया और एक महिला श्रमिक सहित आधा दर्जन श्रमिकों की हत्या कर दी गई और 19,500 श्रमिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। समय के साथ आवामी लीग में भी बदलाव आया और व्यापारिक हित पार्टी पर हावी होते गए और शेख हसीना के इर्दगिर्द एक मंडली बन गई। शिक्षकों, वकीलों और पेशेवरों के पहले के नेतृत्व जिसने आवामी लीग को दमन के कई दौरों में आगे बढ़ाया था, को इन निहित स्वार्थों के पक्ष में हटा दिया गया। शेख हसीना और आवामी लीग का लोगों से अलगाव एक दिन में नहीं हुआ है। ये विरोध प्रदर्शन धीमी अर्थव्यवस्था, विशेषकर युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और विदेशी शक्तियों, विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और भारत के बीच बढ़ते अंतर्विरोध की पृष्ठभूमि में आए। इन शक्तियों का अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति और रक्षा बलों में प्रभाव था। वर्तमान सेना प्रमुख को ब्रिटिश अकादमी में प्रशिक्षित किया गया था और सेना संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले शांति अभियानों में भाग लेते हुए पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव में आती रही है।
शेख हसीना शासन के तहत बांग्लादेश को एक आर्थिक सफलता की कहानी के रूप में जाना जाता है। इसे विशेष रूप से परिधान क्षेत्र में विदेशी निवेश से लाभ हुआ, जो 1980 के दशक के मध्य में WTO के एकध्रुवीय दुनिया में सक्रिय होने के बाद उभरा। बांग्लादेश चीन के बाद कपड़ों के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा। पश्चिमी बाजार इन निर्यातों का मुख्य गंतव्य थे। परिधान निर्यात ने इसकी निर्यात आय का लगभग 80% हिस्सा का योगदान किया। सस्ते श्रम और मजदूरों की सुरक्षा के किसी भी प्रावधान सहित श्रमिकों के अधिकारों को लागू करने से मुक्ति की पेशकश करके विदेशी निवेश आकर्षित किया गया। इस तरह के दूर हो रहे उत्पादन का मतलब था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे के लिए उत्पादन, लेकिन उनका कोई कानूनी दायित्व नहीं है, यानी विदेशी कंपनियों के लिए, जिनमें से कई प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हैं, दूर दरियाओं में उत्पादन किया जा रहा है। 24 अप्रैल 2013 को राणा प्लाजा धरने से, जिसमें कपड़ा कारखाने थे, 1134 श्रमिकों की मौत हो गई और 2500 से अधिक लोगों को उस इमारत से बचाया गया। यह इतिहास की सबसे घातक कपड़ा फैक्ट्री दुर्घटना थी और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे व्यापार से संबंधित मानवाधिकारों के दुरुपयोग का सबसे चौंकाने वाला हालिया उदाहरण कहा था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड सारी जवाबदेही से साफ साफ बच गए। दूसरा क्षेत्र जिसने विदेशी निवेश को आकर्षित किया वह दवाई उद्योग था, और यह भी पश्चिमी देशों में बारीकी से होने वाली जांच से बचने के लिए। जहां इस अवधि में विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार देखा गया और सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई, इससे बांग्लादेश में असमानता बढ़ी। जहां औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में लगभग 30% योगदान देता है, इन FDI पर निर्भर क्षेत्रों की वृद्धि के साथ बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP भारत और पाकिस्तान से आगे निकल गई। पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे के लिए श्रमिकों को बेहद कम वेतन और उचित सुरक्षा प्रावधानों के बिना काम करने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि एक पहलू महिला श्रमिकों का बड़े पैमाने पर रोजगार था। बांग्लादेश में महिलाओं के बीच साक्षरता दर ऊंची 74% है, लेकिन कोविड के बाद इस निर्यात क्षेत्र की रिकवरी खराब रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद ईंधन की कीमतों में वृद्धि के साथ बांग्लादेश की मुद्रा टका हाल के महीनों में अपने मूल्य का 28% खोकर दबाव में आ गई है। औद्योगिक क्षेत्र में खराब और गिरावट के कारण बेरोजगारी बढ़ गई है और 17 करोड़ बांग्लादेशियों में से 3 करोड़ बेरोजगार है, जिनमें ज्यादातर युवा है। इससे इस 30% आरक्षण के खिलाफ छात्रों, युवाओं के आक्रोश को समझा जा सकता है। कृषि, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14% का योगदान देती है और लगभग 42% कार्यबल जो इसमें काम करता है, उस पर सरकार का बहुत कम ध्यान रहा है। आर्थिक ठहराव के अलावा बांग्लादेश विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बीच बढ़ते अंतर्विरोधों की चपेट में आ गया। पहले बांग्लादेश में रूस का भी प्रभाव हुआ करता था, उसमें गिरावट आई है, जबकि भारत सरकार हाल के दशकों में पश्चिमी शक्तियों के अधिक करीब आई है। ये संबंध यूक्रेन युद्ध के बाद तनावपूर्ण हो गए हैं, जहां भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट के रूस से दूर करने का प्रयासों का विरोध किया है। चीन ने बांग्लादेश में अपना निवेश बढ़ाते हुए उसके साथ आर्थिक रिश्ते बढ़ाए हैं। बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक रूप से स्थित इस देश के लिए चीन की दीर्घकालिक योजनाएं हैं। वहीं अमेरिका भी बंगाल की खाड़ी पर प्रभाव जमाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। शेख हसीना सरकार अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बीच खींचतान का सामना करते हुए भारत के करीब रही है। अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट, जो पहले दक्षिण एशिया में अपनी नीतियों पर भारत के साथ जोड़कर अमल कर रहा था, अब भारत को रूस से दूर करने के प्रयासों को जारी रखते हुए अपने हितों को अलग से आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका,
विशेष रूप से लोकतंत्र पर हमले को मुद्दा बनाते हुए शेख हसीना सरकार का आलोचक बन गया था। बांग्लादेश में, समाज में, राजनीति में, सशस्त्र बलों और अर्थव्यवस्था में अमेरिका ब्रिटेन के पर्याप्त हित है। वे बांग्लादेश के वस्त्रों के सबसे बड़े निर्यात बाजार के साथ साथ उनके द्वारा शुरू किए गए कई गैर सरकारी संगठनों और विश्व बैंक परियोजनाओं के माध्यम से गहरे संबंध रखते हैं। हाल के घटनाक्रमों से यह स्पष्ट है कि अंतरसाम्राज्यवादी अंतर्विरोध तीव्र हो गया है और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच और भी बढ़ेगा। बांग्लादेश के घटनाक्रम को म्यांमार के घटनाक्रम के साथ भी देखा जाना चाहिए, जहां उस देश में सैन्य शासन के खिलाफ बढ़ते सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में इन शक्तियों के हित टकरा रहे हैं। बांग्लादेश में मौजूदा उभार को 2 चरणों में देखा जाना चाहिए। जुलाई 2024 में पहले चरण में यह मुख्य रूप से छात्रों का आंदोलन था। हालांकि विपक्षी राजनीतिक दल अपने छात्र कार्यकर्ताओं के माध्यम से भाग ले रहे थे। ये छात्र अधिकांशतः मजदूर परिवारों से तथा ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। हमें कुछ साल पहले इसी शाहबाग चौराहे पर छात्रों के विशाल विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें 1971 में पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर अत्याचार करने वालों को सजा देने की मांग की गई थी। इस प्रकार बांग्लादेश में छात्र आंदोलन शासक वर्ग की पार्टियों के प्रभाव तक सीमित नहीं है। बड़े पैमाने पर छात्रों की हत्या और यातनाओं की पृष्ठभूमि में उनके इस्तीफे की मांग के साथ जब हसीना सरकार बैकफुट पर धकेल दी गई, शासक वर्ग की विपक्षी पार्टियों ने भी अपने समर्थकों को लामबंद कर लिया। 4 अगस्त तथा इसके बाद हुए प्रदर्शनों में कई जगहों पर पुलिस बलों पर हमले किए गए और एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 19 पुलिसकर्मियों की पीट कर हत्या कर दी गई। हसीना के देश से भागने के बाद जन सैलाब ने सड़कों पर नियंत्रण कर लिया और शेख मुजीबुर्रहमान की मूर्ति सहित कई स्थानों पर तोड़फोड़ की और प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में भी घुस गए। 5 अगस्त के बाद की अवधि में आवामी लीग के नेताओं के घरों और संपत्ति पर हमला किया गया और उनमें से लगभग 2 दर्जन के मारे जाने की रिपोर्ट है। 5 अगस्त के बाद अल्पसंख्यकों, हिंदुओं पर भी कई हमलों की खबरें आई है। हिंदू, ईसाई और बौद्धों की संयुक्त परिषद के अनुसार हिंदुओं के 10 धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया। ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र पर हमला हुआ। रंगपुर में 2 हिंदू पार्षदों की हत्या कर दी गई। कई स्थानों पर उनके घरों तथा दुकानों पर हमले किए गए। अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों के खिलाफ इन हमलों की छात्र नेताओं और लोकतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने निंदा की है। छात्रों तथा लोकतांत्रिक अधिकार संगठनों ने अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए समूह बनाए हैं। ये कार्रवाइयां स्पष्ट रूप से उन ताकतों की हरकतें हैं जिन्होंने इस शासन शून्यता में अपने सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का अवसर देखा। अगर ये हरकतें जारी रहीं तो ये ताकतें मजबूत होंगी। सेना और राष्ट्रपति ने आवामी लीग को छोड़कर छात्र नेताओं, नागरिक समाज संगठनों के नेताओं और राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के बाद अंतरिम प्रशासन के लिए सलाहकारों, एक प्रकार की अंतरिम सरकार, को नियुक्त किया है। छोटे उत्पादकों को कॉरपोरेट नियंत्रित वित्त पूंजी के तहत लाने के लिए बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए जाने वाले मोहम्मद यूनुस के साथ 8 अगस्त को 16 सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। फुलब्राइट स्कॉलर छात्रवृत्ति प्राप्त श्री यूनुस नोबेल शांति पुरस्कार तथा ओबामा के राष्ट्रपति काल में अमेरिकी कांग्रेस के स्वर्ण पदक के प्राप्तकर्ता रहे हैं। पश्चिमी ताकतों के जाने माने समर्थक श्री यूनुस ने 27 मंत्रालय अपने पास रखे हैं। अन्य सदस्य 2 छात्र नेताओं सहित विभिन्न सामाजिक समूहों से लिए गए हैं। सेना निश्चित रूप से इस अंतरिम सरकार का मुख्य सहारा है। इस अंतरिम सरकार का घोषित जनादेश लोकतंत्र को बहाल करना यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। इस अभ्यास को पूरा करने के लिए कोई समय अवधि घोषित नहीं की गई है। यह स्पष्ट है कि छात्रों में तीव्र गुस्सा और लोगों में गहरी नाराजगी ने हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने में जीत हासिल की है। वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम समर्थक तत्व भी सत्ता में आए हैं। हालांकि दूसरी ताकतें भी प्रभावशाली है तथा स्थिति बहुत अस्थिर है। भारतीय मीडिया के अधिकांश हिस्से में इसे चीन द्वारा प्रायोजित तख्तापलट के रूप में प्रस्तुत किया जाना व्यापक रूप से गलत है
और इसका उद्देश्य पश्चिमी शक्तियों की गतिविधियों पर पर्दा डालना है, जिनकी हसीना सरकार के प्रति शत्रुता ज्ञात है। इसी तरह भारतीय मीडिया के कुछ हिस्सों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को बढ़ाकर पेश किया है और इन हमलों के खिलाफ छात्र नेताओं और लोकतांत्रिक अधिकार संगठनों के प्रयासों को नज़रअंदाज किया है। यह ऐसे हमलों से भारत में सांप्रदायिक लाभ लेने की उनकी योजना के अनुरूप है। शेख हसीना के निष्कासन के साथ भारत सरकार को बांग्लादेश में जाहिर तौर पर झटका लगा है। इससे भारत सरकार की पूर्व की ओर देखो नीति, यहाँ तक कि उत्तर पूर्व की स्थिति से निपटना भी जटिल हो जाएगा। हालांकि इससे मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल स्थित देश के कई उद्यमियों को बड़ा नुकसान होगा जो बांग्लादेश के साथ व्यापार कर रहे थे। भारत सरकार को उनकी शिकायतों का समाधान करना चाहिए। बांग्लादेश में आने वाला समय उथल-पुथल भरा रहने वाला है। छात्र और मध्यम वर्ग की लामबंदी सत्ता में बैठे लोगों को उखाड़ फेंकने में सफल होने पर भी नीतियों के विकल्प को जन्म नहीं देती है और अक्सर सत्ता में आने के लिए प्रतिक्रियावादियों के एक अन्य समूह द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। बांग्लादेश में लंबे समय से एक मजबूत छात्र आंदोलन रहा है, लेकिन यह बात उनके लिए भी सच है। ऐसे परिवर्तनों से स्थायी परिवर्तन लाने के लिए इन्हें संगठित श्रमिक वर्ग और मेहनतकश लोगों के साथ एकीकृत और समर्थित होना होगा। वैकल्पिक राज्य व्यवस्था को वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होगी। माइक्रो फाइनेंस लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं है। फिर भी लोग आगे बढ़ रहे हैं और इससे क्रांतिकारी ताकतों को बांग्लादेश को साम्राज्यवाद और प्रतिक्रिया से मुक्ति की ओर ले जाने का अवसर मिलता है। यह कठिन मगर दिलचस्प समय है। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी लोगों के संघर्ष का समर्थन करती है और बांग्लादेश में क्रांतिकारी, लोकतांत्रिक और संघर्षरत ताकतों के साथ खड़ी है। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी, September 8, 2024।